एलोकेट करना सारे सेक्टर्स में। ठीक है बच्चों, चलो जी। मार्केट और मनी मार्केट में वो है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के लिए। सुना होगा बिटकॉइन, आपने बहुत सुना होगा। तो दीज आर, हाँ जी मेरे CSWT वाले बच्चों, बेटा आज शुरू कर रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर 4 बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा जब बच्चों को चैप्टर टेक्निकल लगता है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बढ़िया से रिवीजन करा दूंगा। अभी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है सारी अच्छे से रिवाइज कर देंगे बेटा। चलिए लेट्स गो। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात हो रही है। ये चैप्टर आपके CS करियर में भी आगे काम आने वाला है, आगे सब्जेक्ट्स में भी, प्लस ये आपके रियल लाइफ करियर में भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ में भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं ऑब्वियसली, तो उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी हमें समझ पता लगेगी थ्योरेटिकल पर्पस से। बाकी तो जब आप प्रैक्टिकली करोगे रियल लाइफ में, स्टॉक मार्केट देखोगे, सारी तरह की मार्केट देखोगे तो पता लगेगा। बट यहाँ पर आपको नॉलेज दी जा रही है सब्जेक्ट के थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू, कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, जल्दी जल्दी। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट्स होती ही क्या है। मार्केट्स आर दी वेयर द फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स समझते हो बेटा, इक्विटीज, बॉन्ड, करेंसीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज। कुछ कुछ टर्म्स आप लोगों के लिए न्यू है, आई नो। डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज तो आप चलो समझते हो, गुड्स के बारे में बात हो रही है। डेरिवेटिव जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, अंडरलाइंग असेट्स से उनकी वैल्यू डिराइव होती है। ठीक है ना, एग्जाम पर्पस के लिए बेटा याद रखना है। क्या रोल है इनका, कैपिटल फॉर्मेशन बिजनेस में, एनेबल द प्राइस डिस्कवरी थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। जो भी सप्लाई एंड डिमांड है उससे क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन होता है। भाई जितना सप्लाई है जितना डिमांड है, प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करना सारे सेक्टर्स में, प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट टूल, सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई जितना कैपिटल मार्केट कह रहा हूँ, जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स है जितना ग्रो करेंगी उतना इकोनॉमिक क्या होगा, ग्रोथ होगी, इनोवेशन होगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, राइट। चलो उसके बाद है बेटा इंपॉर्टेंस, अ वेल रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितने ज्यादा अच्छी ट्रांसपेरेंट कॉस्ट ऑफ मार्केट होगी उतना वहां पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा, है ना। ऑफर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी जहां पर प्राइवेट सेक्टर्स प्रिवेल करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स की मार्केट है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, वो और ज्यादा ग्रो करेंगी जितना फाइनेंशियल मार्केट्स ग्रो करेंगी। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है अगर फेलियर हो जाए तो, कैन लीड टू इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सुना है आपने कभी मार्केट क्रैश हो गई, तो मार्केट क्रैश होना इज व्हाट, जहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ जीरो हो जाता है ना, इकोनॉमी में डिस्टर्ब आ जाता है, रिसेशन आ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे बात करते हैं। फंक्शंस क्या है बेटा, फैसिलिटेट द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मींस व्हाट, इन्वेस्टमेंट। जब हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, है ना। लोग पैसा लगाते ही क्यों है हर एक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो लगाते हैं ताकि पैसा ग्रो हो सके, इंटरेस्ट मिल सके, है ना, रिटर्न्स मिल सके। तो कंपनीज रेज द कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर फॉर ऑपरेशंस एक्सपेंशन, बिजनेस ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए। प्राइस को डिस्कवर करना, यानी मार्केट फोर्सेस से जो फेयर प्राइस डिटरमाइन होता है, भैया मार्केट में किस चीज की कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा, है ना। तो प्राइस डिस्कवर करना होता है। एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, पैसे को सही जगह पर एलोकेट करना। एलोकेट द फंड्स बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट, रिसोर्स डायरेक्टेड टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स। देखो हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, कोई ज्यादा रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर होता है, कोई कम रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर होता है। तो रिस्क के अकॉर्डिंग पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। ठीक है बेटा, फिर आता है रिस्क को मैनेज करना। डेरिवेटिव्स एंड अदर टूल्स हेल्प टू मैनेज द फाइनेंशियल रिस्क। समटाइम्स क्या है कि मार्केट में पैसा लगाना ऐसा नहीं कि हमेशा ही रिस्की होता है, कुछ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं या बहुत कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जहां पर आप थोड़ा सा एश्योरेंस कर सकते हो कि हाँ रिटर्न तो आ ही जाएगा, तो वो भी हेल्प होती है इसके अंदर। ठीक है बेटा, टाइप्स कौन कौन से, ये मेन बात है बेटा इसके अंदर चैप्टर में, जो टाइप्स ऑफ मार्केट्स है। कंफर्म मान लो आप एक आधे मार्केट का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कोई ना कोई एक मार्केट आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, क्योंकि मेन चैप्टर के अंदर सारी मार्केट्स ही हैं। ठीक है ना। तो कैपिटल मार्केट में क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स है बेटा। लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है ये, जब आप कोई गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा लगाता है। शॉर्ट में पॉइंट्स है बेटा, अच्छे से समझ लेना है। स्टॉक मार्केट कौन कौन सी है, NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी इशू शेयर्स टू रेज द इक्विटी कैपिटल, इतना तो आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं। पैसा रेज करती ही क्यों है कंपनी, इक्विटी की फॉर्म में, ताकि कंपनी के पास फंड्स आ सके, कंपनी उसको अपने ऑपरेशंस में यूज कर सके, जब बिजनेस ग्रो करे, प्रॉफिट हो तो शेयर होल्डर्स को फिर वो रिटर्न भी दे सके, राइट। फिर बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं बेटा। बॉन्ड आर व्हाट, बॉन्ड आर लाइक दी लोन्स जो गवर्नमेंट लेती है पब्लिक से। प्राइवेट कंपनीज भी कर सकते हैं पर जनरली गवर्नमेंट के बॉन्ड देखे जाते हैं ना। तो गवर्नमेंट या कंपनीज इश्यूज द डेट सिक्योरिटीज विच इज बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड इशूड बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, RBI इशू करता है बॉन्ड ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं इशूड बाय कंपनीज फॉर एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल। तो बॉन्ड्स आर बेसिकली द लोन, आपने कंपनी को लोन दिया, आप कौन हो, पब्लिक, जनरल पब्लिक ने कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने आपको इन रिटर्न में बॉन्ड दे दिया। बॉन्ड इज अ डॉक्यूमेंट विच एश्योर्स और गारंटीज योर फ्यूचर पेमेंट। समझ गए मेरी बात को, दिस इज बॉन्ड। चलो
कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं, प्राइमरी गुड्स के बारे में बात होती है यहाँ पर, एग्रीकल्चर, मेटल और एनर्जी, इससे रिलेटेड कमोडिटीज का ट्रेड जहां पर होता है उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। ठीक है जी। एमसीएक्स हार्ड कमोडिटीज के लिए, एनसीडीएक्स सॉफ्ट कमोडिटीज के लिए। फंक्शन में प्राइस डिस्कवरी एंड रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस डिस्कवरी तो समझ आ गया, डिमांड सप्लाई, और रिस्क को मैनेज करना। कमोडिटीज के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके रिस्क को मैनेज करने का काम करा जाता है कमोडिटी मार्केट में। हेजिंग अगेंस्ट द प्राइस वॉलिडिटी, हेजिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब ही क्या होता है? रिस्क मिनिमाइज करना या रिस्क मिटिगेट करना कह सकते हैं। तो बेसिकली इट इज व्हाट कि आपने कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन करी और आप पहले से ही एग्रीमेंट कर लेते हो कि हम इस प्राइस पे डील करेंगे, तो अब वो प्राइस की फ्लक्चुएशन से जो रिस्क है वो खत्म हो गया। हालांकि एक ना एक पार्टी को तो लॉस हो गई प्राइस फ्लक्चुएट होने से, लेकिन अगर आपने पहले से ही एग्रीमेंट कर लिया तो दोनों पार्टीज को पता होगा कि इस प्राइस पे एग्रीमेंट होने वाला है, इस प्राइस पे डील होने वाली है, तो प्राइस का रिस्क खत्म हो गया, राइट। फिर टाइप्स में बात करें, सॉफ्ट कमोडिटी जो हमने पढ़ा क्या होती है? एग्रीकल्चर, व्हीट, कॉटन, स्पाइसेस। और हार्ड कमोडिटी मतलब जो माइंड एक्सट्रैक्टेड होता है, गोल्ड, क्रूड ऑयल, मेटल, इनको हम बोलते हैं बेटा हार्ड कमोडिटीज। तो दोनों के लिए अलग अलग टाइप की वो है मार्केट्स है, कमोडिटी मार्केट। क्लियर है बच्चों? मनी मार्केट की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग से लेंडिंग्स अप टू 1 ईयर के अंदर होता है इसमें। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है बेटा इसमें कब तक की? 1 ईयर की। इंस्ट्रूमेंट इसमें होते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में डील करे जाते हैं। ठीक है। यूजेज क्या है? मैनेजेस द शॉर्ट टर्म। बेटा मेन डिफरेंस क्या है कैपिटल और मार्केट और मनी मार्केट में? वो है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के लिए, यह है शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे मोटे उसके लिए होता है। ठीक है। ऑल्टरनेटिव टू द बैंक लोन्स, बैंक लोन से लेना बेटर क्या है? मनी मार्केट में पैसा लगाया जाए और शॉर्ट टर्म में आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। आरबीआई यूजेज इट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस। आरबीआई जनरली मनी मार्केट किस लिए यूज करती है बेटा? मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए। ठीक है। चलो, डेरिवेटिव मार्केट, ये थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बेटा ये मार्केट को आप थ्योरेटिकली इतना पढ़ो कि आपके एग्जाम पर्पस के लिए आपको समझ आ जाए। अदरवाइज आप जो बच्चा जिसने आज तक इसको, मोस्टली बच्चों ने नहीं देखा होगा कि प्रैक्टिकली होता क्या है डेरिवेटिव मार्केट को कभी यूज करके, तो अगर आप यूज करोगे प्रैक्टिकली आपको तभी पता लगेगा कि ये होता क्या। आपकी बुक्स में जितना दिया हुआ है, अदरवाइज आप सिर्फ उसको एक पिक्चर माइंड में क्रिएट करके एग्जाम पर्पस के लिए याद कर सकते हो, फीचर समझ के किस लिए है मार्केट, जो मेन फीचर्स बाकी सब में पढ़ रहे हैं वैसे इसमें समझ सकते हो। तो बेटा इसके अंदर क्या है? ट्रेड इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स, मतलब खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, दूसरे एसेट से वैल्यू डिराइव होती है। ठीक है। हेजिंग और स्पेक्यूलेशन के लिए यूज होता है। हेजिंग मैंने बताया था रिस्क मिटिगेट करना, फ्यूचर ट्रांजैक्शन करना प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। स्पेक्यूलेट करना क्या होता है कि जब प्राइस कम है तो खरीद लो, बढ़ते हुए प्राइस में स्पेक्यूलेट करो कि देखो कब बढ़ रहा है और जैसे ही बढ़ रहा है बेच दो, प्रॉफिट निकाल लो, है ना। कौन कौन से होते हैं इसमें? फ्यूचर्स होते हैं विच आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर सेल, नाम बता रहा है देखो ये डेरिवेटिव्स का, फ्यूचर्स बोलते हैं इनको, मतलब यहाँ पे टर्म यूज होती है फ्यूचर्स विच आर द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर सेल के लिए होता है, और इसी के अंदर हम हेजिंग करते हैं, पहले से ही प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। फिर आते हैं फॉरवर्ड्स, कस्टमाइज ओवर द काउंटर, ये जो ओटीसी लिखा है बेटा दैट इज ओवर द काउंटर। इसका मतलब क्या है बेटा? ओवर द काउंटर। ठीक है, एज इट इज इसको याद रखना, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शंस क्या होते हैं? राइट। देखो ऑप्शंस क्या है बेसिकली? दीज आर नॉट एक्चुअली शेयर्स, लेकिन शेयर्स को परचेज और सेल करने का राइट है ये, आप राइट परचेज कर लेते हो टू बाय द शेयर और टू सेल द शेयर, दैट इज कॉल्ड ऑप्शंस। ठीक है ना, राइट, नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, दीज आर ऑप्शंस। मैंने फिर बोला है कि ये वाली चीजें आप प्रैक्टिकली जब आप डील करोगे, खुद से आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अभी आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपको बुक्स में पढ़ाया जा रहा है अपने एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है बेटा। स्वैप्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोज, दैट इज इंटरेस्ट रेट और करेंसी स्वैप्स। इसमें क्या होता है? सिंपल नाम से आपको क्या समझ आ रहा है कि जब हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को आपस में स्वैप कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है। चलो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेटा एज द नेम सजेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज के बारे में बात हो रही है, फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं शॉर्ट में। एक और बात बताता हूँ, अभी यहाँ पे है कि नहीं, सबसे मेन बात पता है क्या? ये मार्केट 24/7 रहती है, हमेशा रहती है ये मार्केट, कभी भी रात को 2 बजे 3 बजे, सुबह और शाम, संडे दोपहर शाम कुछ भी हो रहा है, ऑलवेज ऑन रहती है मार्केट। बाकी मार्केट्स आपको पता होगा सैटरडे को नहीं होती और 3 बजे बंद होती है, ये वो संडे बंद होती है, पर ये मार्केट क्या है? 24/7 ऑन हमेशा। ठीक है ना। तो फॉरेक्स मार्केट क्या है? जहाँ पर करेंसीज का ट्रेड होता है, बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, आरबीआई, इन्वेस्टर्स, ये सब इसके अंदर मेन ट्रेडर्स हैं, मेन पार्टनर्स है जो मेन ट्रेड करते हैं। यूसेज क्या है? फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट, जो मेनली यूज होता है कहां पर? इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। आरबीआई इंटरवीन करता है टू स्टेबलाइज द आईएनआर, इसमें मेन जो इन्वॉल्वमेंट है किसका है? आरबीआई का, ताकि रुपी को स्टेबलाइज करा जा सके। कॉर्पोरेट हेज करेंसीज रिस्क, कॉर्पोरेट जो है क्या करते हैं? करेंसी का रिस्क, यानी समझ रहे हो, करेंसी के प्राइस में भी तो फ्लक्चुएशंस हो सकती है, तो उस रिस्क को क्या करा जाता है? हेज करा जाता है, यानी मिनिमाइज करा जाता है। ठीक है बच्चों। चलो, फिर आता है क्रिप्टो करेंसी। भैया इसका नाम तो सुना ही होगा, इसका नहीं सुना तो इसका तो सुना ही होगा, बिटकॉइन आपने बहुत सुना होगा। तो दीज आर लाइक दी डिजिटल करेंसी, जो डिजिटल ही जनरेट होती है, माइनिंग करनी पड़ती है इनकी, और ये डिजिटल ही कहीं आप यूज करते हो किसी में और खत्म हो जाती है। ये आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ सकती, सेविंग अकाउंट में जिसको आप कैश विड्रॉ कर सको, या अपने मनी जो रुपये आपकी करेंसी होती है उसकी तरह यूज कर सको, नहीं। इंडिया में अभी तक ये अलाउड नहीं है। उसका सीधा सा रीजन ये है कि हम इसको अभी तक
तो रेगुलेट नहीं कर सकते, कैसे नजर रखेंगे जब अकाउंट में तो आ ही नहीं रहा पैसा, तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाएगा। तो इस रीजन की वजह से अभी तक इंडिया में लीगल नहीं है। पर्पस क्या है, ट्रेडिंग ऑफ डिजिटल एसेट इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन और इथेरियम, ये भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारी होती है, आपको दो बता रखी है। एक्सचेंजेस इन इंडिया वजीरेक्स और कॉइन डी6, इन ऐप्स पर आप देख सकते हो उनको, ये दीज आर द प्लेटफॉर्म, इनकी प्रॉपर ऐप्स भी हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इन पे जाके आपको पूरा इनके बारे में दिख जाएगा कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज है, क्या इनके रेट चल रहे हैं। यूजेज क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, एक्सेस टू डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए होता है, क्योंकि आप इसको, भाई मैंने बताया ना, डिजिटल करेंसी डिजिटली यूज होती है, डिजिटली खत्म हो जाती है, ठीक। स्पॉट मार्केट क्या है, एज द नेम सजेस्ट कि ऑन द स्पॉट, सेम टाइम, जैसे फॉरवर्ड वगैरह हम पढ़ रहे थे कि बाद में होगा, आज गुड्स की डिलीवरी होगी, पेमेंट बाद में होगी, हेजिंग करनी पड़ेगी, प्री डिटरमाइंड प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें ऐसा नहीं है। स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द एसेट्स एट द करंट प्राइसेस, ठीक है जी। गोल्ड, क्रूड ऑयल, इक्विटीज, ये सब इसके एग्जांपल है बेटा, ठीक। यूजेज में फुलफिल्स द इमीडिएट बिजनेस ट्रेडिंग नीड्स, जो बिजनेस की इमीडिएट ट्रेडिंग नीड्स है वो फुलफिल करी जाती है स्पॉट मार्केट में, जो आज के आज हो जाए। फिर आता है बेटा इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट, ये तो नाम से समझ आ रहा है, बैंक्स का आपस में जो लेंडिंग्स होती हैं, एक बैंक से एक दूसरे को भी लोन्स दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म लेंडिंग्स एंड बोरिंग्स बिटवीन बैंक्स, किस लिए होता है, मैनेजर डेली लिक्विडिटी के लिए और प्रिवेंट दी शॉर्टेजेस के लिए। अब बैंक्स की आपस में अगर शॉर्टेज हो रही है तो वो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं इंटर बैंक लोन्स के थ्रू, ठीक है ना। फैसिलिटेटेड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया, ये दिस इज द अथॉरिटी हु मैनेजेस दिस टाइप ऑफ लेंडिंग। अब ओवरव्यू देखते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके की है। द फाइनेंशियल सिस्टम इज अ नेटवर्क दैट चैनल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू द बोरोवर। बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम है ही क्या, देखो जो लेंडर्स हैं जो लोन देना चाहते हैं और बोरोवर्स हैं जो लोन मांगते हैं, है ना, तो उनके बीच में एक चैनल है दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम, इसके थ्रू होता है सारा काम। किसके थ्रू होता है बेटा, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम एक तरह का चैनल है जो लेंडर्स और बोरोवर्स को मिला देता है, ठीक है ना। फ्रॉम सेवर दैट इज हाउस होल्ड टू बोरोवर्स और प्रमोटिंग, लेंडर्स की जगह हम सेवर्स बोल सकते हैं, भाई जो पैसा बचा रहे हैं आप अकाउंट में, अगर अपने डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में ले जाके, लेंडर्स ना बोल के सेवर्स बोल सकते हो, तो आपका पैसा बैंक क्या कर रहा है, आगे लोन देने के लिए यूज कर रहा है। भाई आपके पास ज्यादा है, आप सेव कर रहे हो, जिसको जरूरत है लोन की, बैंक उसी में से उठा के उसको लोन दे रहा है, तो एक चैनल बनाओ ना बीच में, समझ गए। तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज होता है। चलो जी, मेन फंक्शंस क्या है, एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ दी सेविंग्स। मोबिलाइजेशन यानी चैनलाइज करना सेविंग को सही जगह लगाना ही काम होता है फाइनेंशियल सिस्टम का। डायरेक्ट सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देना, आपकी सेविंग को सही जगह पे सही राह दिखाना, है ना। फंड्स की प्रोविजन यानी बैंक्स, एनबीएफसीज, कैपिटल मार्केट सप्लाई फंड फॉर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपके फंड्स को सही जगह पहुंचाना, है ना। ये बैंक्स और एनबीएफसीज क्या है, देखो एनबीएफसी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसके ऊपर अलग से भी टॉपिक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक नहीं है फिर भी वो लोन देने का काम करते हैं, दीज आर दी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, फाइनेंशियल कंपनीज विच प्रोवाइड दी लोन बट दे आर नॉट बैंक, ठीक है ना। तो ये एनबीएफसीज या कैपिटल मार्केट सप्लाई फंड या कंजम्पशन, इन सब में आपका फंड्स जाता है। फैसिलिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड्स पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड सिक्योर द सेटलमेंट मैकेनिज्म। जितनी भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो, बैंक में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो, उस सब में मेन रोल किसका होता है बेटा, फाइनेंशियल सिस्टम का है हमारा, ठीक है ना, जो मेन चैनल है बीच में। डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट प्रमोट दी स्टॉक बॉन्ड कमोडिटी मार्केट फॉर बेटर लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी, हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम है तो फाइनेंशियल सिस्टम ने ही हमें क्या प्रोवाइड करी है, फाइनेंशियल मार्केट। उस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही हम सारी चीजों को डील करते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क देता है, जो हमारी आरबीआई और सेबी है, जो गवर्निंग बॉडीज है, जो इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा सिक्योर रहे, सेफ रहे, कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलत ना हो, है ना। रेगुलेटर जो कि आरबीआई और एसबीआई इंश्योर दी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इन्वेस्टर का राइट पैसा प्रोटेक्ट रहे। ऑफरिंग फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज इंक्लूड्स बैंकिंग, कुछ एडवाइजरी भी होती है, कुछ आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इसमें कवर्ड होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में, ठीक है बेटा। फिर आता है कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटीज हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है और ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हो रही है, तो इंटरमीडियरीज बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स को ही बोलते हैं फाइनेंशियल। जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल लिया ना अभी, दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी इंटरमीडियरीज है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में, सेवर्स के पैसे को लेके बोरोवर्स को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। इंटरमीडियरीज हो सकते हैं दैट इज बैंक्स, एनबीएफसीज या म्यूचुअल फंड्स। नॉन इंटरमीडियरी में स्टॉक ब्रोकर और अंडरराइटर्स, ये इंटरमीडियरी नहीं है पर ये भी यही काम करते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प तो करते ही हैं। फिर आता है रेगुलेटर्स में सेबी, आरबीआई और आईआरडीए, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारी अथॉरिटीज हैं जो इस चीज में हेल्प करती हैं आपके पैसे को बीच में सेव कर क्या कहते हैं, चैनलाइज करने के लिए। फंक्शंस क्या, मोबाइलाइज सेविंग बता दिया मैंने, प्रोवाइड क्रेडिट, ऑफर एडवाइजरी सर्विसेज, मोटा मोटा यही पढ़ा हमने कि भैया एक तो आपकी सेविंग को मोबाइलाइज करना, क्रेडिट देना और एडवाइजरी सर्विसेज देना, सिंपल।
फिर आता है बेटा फाइनेंशियल मार्केट्स, प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग और ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स, एक ऐसी जगह जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड करा जाता है, सिंपल है ना। 4 की मार्केट्स कौन सी है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और क्रेडिट मार्केट। मेन 4 मार्केट्स हमने पढ़ी अभी तक। मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म डेट के लिए अप टू 1 ईयर, ट्रेजरी बिल एग्जांपल है, पीछे पढ़ा हमने। कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज और बॉन्ड्स होते हैं इसमें। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? करेंसी, फॉरेन करेंसी से ट्रेडिंग, है ना। क्रेडिट मार्केट क्या है? लोन्स फ्रॉम बैंक्स और एनबीएफसीज इज क्रेडिट मार्केट, जहां पर इनसे लोन्स के बारे में बात होती है, इस तरह की मार्केट को बोलते हैं क्रेडिट मार्केट। ठीक है बेटा, चलो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी जिन चीजों का ट्रेड होता है, जो फाइनेंशियल असेट्स, जिन चीजों को हम ट्रेड कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ट्रेडेबल असेट्स रिप्रेजेंटिंग अ क्लेम ऑन अ फ्यूचर कैश फ्लो। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो, पैसा करते हो, आपका फाइनेंशियल असेट बन जाता है और उसी से आपको बाद में पैसा मिलता है ना। एग्जांपल्स क्या? इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, इन्हीं में तो हम पैसा लगाते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी है बेटा? असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, प्रोवाइडर्स, और सर्विसेज के लीजिंग, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्रेडिट रेटिंग, वेंचर कैपिटल। ये अलग अलग टाइप की सर्विसेज है जो हमें फाइनेंशियल मार्केट्स में देखने को मिलती है, फाइनेंशियल सिस्टम में देखने को मिलती है। हेल्प रेजेस द फंड मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेट दी ट्रांजेक्शन, ये मेन फंक्शन हो जाता है इनका। ठीक है बच्चों। फिर आता है मनी, फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, पता ही है हमें मनी क्या होता है। फैसिलिटेट ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, भैया मनी से ही तो होता है, पैसा ही नहीं होगा तो कहां से करोगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, है ना। और ये सारे फंक्शंस तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो मनी के, राइट। चलो, की फीचर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या क्या बेटा? एक्सेलरेट द सेविंग, या पढ़ सकते हो, हम पीछे बातें कर चुके हैं। बूस्ट द नेशनल आउटपुट, मेरी कंट्री का आउटपुट बढ़ता है, हेडिंग से समझ आ रहा है, बढ़िया। इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन, जो आरबीआई और सेबी उनके राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, उनके पैसे को प्रोटेक्ट करते हैं। इकोनॉमी में डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग, दो चीजें, फाइनेंशियल को डीप और ब्रॉड करती है, गहरा और बड़ा, है ना। डीपनिंग मतलब राइजिंग फाइनेंशियल एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फाइनेंशियल एसेट्स का राइज होना। और ब्रॉडनिंग कैसे? मोर पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेंट्स को बढ़ा के, पार्टिसिपेंट मतलब जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे लोग जब बढ़ जाते हैं तो यानी ब्रॉडर हो गई हमारी मार्केट। ठीक है कि नहीं? बढ़िया। चलो, बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें इंडिया में बेटा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, सबसे पहले क्या था? प्री इंडिपेंडेंस था इंपीरियल बैंक, ब्रिटिशर्स के टाइम पर, है ना। मर्जर ऑफ बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास का मर्जर था। 1935 में देखो क्या हुआ? आरबीआई बना। ईयर वाइज क्वेश्चन है बेटा, अगर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल पेपर आपका वैसे तो लिखने वाला, तो आप ये सब ईयर वाइज अगर डेटा मेंशन करोगे तो थोड़ी सी वेटेज बढ़ जाएगी आंसर की। 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ, 69 में नेशनलाइजेशन हुआ 14 मेजर बैंक्स का, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा का। 1980 में 6 और बैंक आए। 1990 में क्या हुआ? प्राइवेट बैंक आने शुरू हो गए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब आने शुरू हो गए 1990 के बाद से। ठीक, चलो। रिसेंट की बात करें तो पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना देखी गई है फाइनेंशियल इंक्लूजन के तौर पे। डिजिटल लेंडिंग, नियो बैंकिंग और फिनटेक ग्रोथ भी देखने को मिली है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ, है ना। मेगा मर्जर्स हुए बहुत सारे बैंक्स के, पीएनबी, ओबीसी, यूनाइटेड बैंक, कुछ मर्जर आपने भी सुने होंगे कि सर ये बैंक और भी है जो मर्ज हुए, है कि नहीं। फिर आता है आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आरबीआई भी अपना पायलट यानी कि ट्रायल बेसिस जिसको बोलते हैं 2022 से स्टार्ट किया है, जिसके अंदर इंडिया भी अपनी खुद की भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने लगी है। ठीक है ना, इंडिया के अंदर भी अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी है बेटा, बनने जा रही है, बहुत जल्दी आ सकती है, लाइक क्रिप्टो करेंसी, है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या है बेटा? गवर्नमेंट बैंक होते हैं जिनके अंदर 50% से ज्यादा होल्डिंग है। देखो कोई भी प्राइवेट बैंक होता है और गवर्नमेंट बैंक, दो बैंक सुने हमने, तो गवर्नमेंट बैंक को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। और वो डेफिनेशन वाइज मतलब क्या है? जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक 50% से ज्यादा हो, उसी को हम बोल देते हैं गवर्नमेंट बैंक। सिंपल। ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल एरिया में डेवलपमेंट। ठीक है जी। फिर आता है एग्जांपल में एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे एग्जांपल सुने होंगे आपने, है ना। गवर्नमेंट बैंक्स और भी पता होंगे आपको। लोअर सर्विसेज चार्जेस, ट्रस्ट बेस्ड होते हैं और प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, ये भी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बैंक से तो प्रॉफिट नहीं करते, ये भी तो, उनका भी तो काम ये होता है कि सेविंग पे कम रेट देना डिपॉजिट पे, और जब लोन देते हैं तो ज्यादा चार्ज करना, तो ये भी कहना है कि उसी में होते हैं। ठीक है ना। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इफ्की, मेरे को लगता है इफ्की से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, प्रॉपर टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है ना, एक अच्छा सा टॉपिक, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं। इफ्की क्या है? कब स्टैब्लिश हुआ था? जुलाई 1, 1948 में, अंडर द आईएफसी एक्ट 1948। एक्ट है, नाम बता दिया क्या, कब बना और उसके बाद रीजन क्या था, क्यों बना। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ था? कैपिटल मार्केट बहुत कम डेवलप थी। हो क्या रहा था कि जब इंडिपेंडेंस हो गया था, तो इंडिपेंडेंस तो हो गया चलो, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं था कंट्री में, तो पैसा और ये सब मार्केट्स वगैरह की चीज़ें थी, ये सब मिसिंग थी कि भैया लोग पैसा लगाएं, पैसे से पैसा कमाएं, और जहाँ पैसा लगा रहे हैं उसको और सर्कुलेशन में डाला जाए, तो मनी से मनी सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में, तो वो सब चीज़ें नहीं हुई थी अभी तक। तो उसके लिए हमें कॉर्पोरेशन की एक जरूरत थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, एक इनिशिएटिव की जरूरत थी कि कुछ ऐसा हो, तो तब आया था इफ्की। देखो कब आया था एग्जैक्ट? 1948 में, है ना।
तो क्या हुआ था देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैपिटल मार्केट्स फॉर अंडर डेवलप्ड, बैंक कुड नॉट मीट द लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल कैपिटल नीड्स। बैंक के पास इतना पैसा ही नहीं था, इतनी सोर्सेज ही नहीं थे कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स को पूरा कर सकें, है ना, तो बैंक्स के बस की नहीं था। तो फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था डीएफआई ऑफ इंडिया, फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद 1991 में क्या हुआ, आफ्टर लिबरलाइजेशन कन्वर्टेड फ्रॉम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा है। उसके बाद तो 2013 आ गया। 1956 के तहत उसको प्रॉपर कंपनी, लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर्ड कर दिया गया इफ्की को, है ना। 1999 में क्या हुआ, रीनेम हो गया इफ्की लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो करंट स्टेटस क्या है, लिस्टेड ऑन बीएससी एनएससी, क्लासिफाइड एज एनबीएफसी एनडीएसआई, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ये पूरी फुल फॉर्म है बेटा, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। बीएससी पे इस कैटेगरी के अंदर वो क्लासिफाइड है कि एनबीएफसी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, इस कैटेगरी के अंदर आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऑफर एडवाइजरी सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स, एडवाइजरी सर्विसेज देना सरकार को, ठीक है जी। एक्ट एज नोडल एजेंसी फॉर स्कीम्स लाइक शुगर डेवलपमेंट फंड, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अंडर दी आत्मनिर्भर भारत। तो ये सारे इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, एमसिप्स और स्पेक्स, ठीक। चलो, प्रमोटेड की इंस्टीट्यूशंस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआरए और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसके की इंस्टीट्यूशंस है बेटा इसके अंदर जो मेन इन्वॉल्व है, ठीक है ना। सब्सिडरीज की बात करें जो करंटली है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, इफ्की वेंचर, इफ्की फैक्टर्स, इफ्की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इफ्की फाइनेंशियल सर्विसेज और एमपी कॉन, ये सारे इसके मेन सब्सिडरीज हैं। सब्सिडरीज मतलब जो इसके अंडर कंपनीज खुली हुई हैं, ठीक है। इफ्की के अंडर जो मेन सब्सिडरीज है जो काम कर रही है, सबके काम अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है ना। चलो, फिर आता है सोशल इनिशिएटिव क्या है इनका, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि और वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट। 200 करोड़ का एक फंड इसके अंदर डाला गया, प्लस 50 करोड़ फ्रॉम इफ्की, जो कि किस लिए कि शेड्यूल कास्ट की तरफ से अगर कोई एंटरप्रेन्योर आता है तो उनको एनकरेज करने के लिए एक फंड प्रॉपर डाला गया, जो जिससे उनको, उन एंटरप्रेन्योर्स को जो शेड्यूल क्लास से बिलोंग करते हैं उनको हेल्प करी जाए, उनको एक फंड मिला जाए जिसकी हेल्प से वो आगे इन्वेस्टमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप अपने आइडियाज़ को कंट्री की ग्रोथ के लिए प्रोवाइड कर सके, ठीक है बच्चों। चलो जी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी देखें अगर, बी ए फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर इंडस्ट्रीज, रिमेन कंपिटिटिव एंड सेंसिटिव टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजाइन कस्टमर फोकस्ड सॉल्यूशन, कस्टमर के हिसाब से सॉल्यूशन देना, फिर एनहांस दी इफ्की's रेपुटेशन, इफ्की की रेपुटेशन को इंक्रीज करना इनकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी आप स्टार बना लो बेटा, इसके भी पूरे पूरे चांस आने के, इफ्की, सिडबी और जितने हमने टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट्स पढ़ी हैं इस चैप्टर में से आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट क्या है, सेटअप ऑन अप्रैल 2, 1990 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक्ट के अंदर प्रॉपर स्टैब्लिश हुआ है। रोल क्या है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है जी, ये इसका रोल है। इन सब चीज़ों इनके लिए जो एमएसएमई, हमारा एमएसएमई का नाम अगर आपने सुना लिखा हुआ आगे, एमएसएमई के लिए ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती है उनको हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए देयर इज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सिडबी, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट फाइनेंस एंड डेवलप दी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज इन एमएसएमई फाइनेंसिंग, सपोर्ट नेशनल गोल्स, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने बताया एमएसएपी के अंदर बेटा कोई भी पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनको हेल्प करने के लिए बना हुआ सिडबी, ठीक है ना। की अचीवमेंट्स क्या है इसकी, प्रोवाइड क्यूमुलेटिव असिस्टेंस ऑफ 5.4 लाख करोड़ टू एमएसएमई, एक अमाउंट देखो बता रखा है जो इनको एलोकेट करा गया एमएसएमई की डेवलपमेंट के लिए। डायरेक्टली इंपैक्टेड ओवर 360 लाख पर्सन और एंटरप्राइज, सीधा सीधा इफेक्ट उन्होंने डाला है 360 लाख पर्सन और एंटरप्राइजेस के ऊपर। माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशन की बात करें तो इतना करोड़ है। ये डेटा बेटा, डेटा वाला क्वेश्चन तो कुछ समझाने वाला नहीं होता, डेटा वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेटा समझना है ना। क्रिएटेड 100+ एमएफआई, स्किल डेवलपमेंट 100 इतना पे, सब्सिडरीज और एसोसिएट के, सिडबी वेंचर कैपिटलिस्ट, ये इनकी सब्सिडरीज हैं सारी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इनकी सब्सिडरीज है, एसोसिएट्स है। सब्सिडरी एसोसिएट में फर्क समझते हो, सब्सिडरी यहाँ पर 50% से ज़्यादा स्टेक होता है, एसोसिएट बोल देते हैं जहाँ पर 21% से ज़्यादा, 21% या उससे ज़्यादा स्टेक होता है, और सब्सिडरीज के लिए एक्चुअल बोला था 51% या ज़्यादा, है ना, मोर देन 50% मतलब 51%। चलो जी, हिस्टोरिकल माइलस्टोन में बेटा ये ईयर वाइज डेटा आपके पास, ईयर वाइज क्या क्या हुआ। 1990 में सिडबी, फिर बिल डिस्काउंटिंग आया, सिडबी वेंचर कैपिटल आया, क्रेडिट गारंटी फर्स्ट फंड आया, मुद्रा सेटअप हुआ 2013 में, है ना। ये डेटा बेटा इसको एज इट इज़ याद कर सकते हो तो कर लेना, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईयर वाइज आपको कुछ एक्ट्स के, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं जो सेटअप हुई है, ठीक है ना, जितना हो सके उतना कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनल रूरल बैंक्स, ये इंपॉर्टेंट है, आरआरबीस, ये भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा। आरआरबीस के बारे में बच्चों ने पहले भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि आरआरबीस क्या होती है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट के सेटअप अंडर दी आरआरबी एक्ट 1976 बेस्ड ऑन नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेशन। कौन सी कमेटी है, नरसिम्हा कमेटी।
फर्स्ट आरआरबी कब आई थी? प्रथम बैंक मुरादाबाद यूपी ऑन अक्टूबर 2, 1975 गांधी जयंती वाले दिन आई थी पहली आरआरबी। देखो नाम से पता लग रहा है रीजनल रूरल बैंक, यानी रीजनल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड दी बैंकिंग एंड क्रेडिट इन रूरल एरियाज, नाम आ गया। ब्रिंग 70% रूरल पॉपुलेशन इनटू द इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम। 70% पॉपुलेशन जो रूरल एरिया है उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना इनका मेन काम है। ठीक है जी। कब कौन सी कमेटी है, क्या कौन कब स्टैब्लिश हुआ, किस पर्पस के लिए है, सब पता लग गया। चलो ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सर बैंक 35%, स्टेट गवर्नमेंट 15%। ठीक है जी। फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड बैंकिंग इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, कंडक्ट गवर्नमेंट ऑपरेशंस, एग्जांपल एमजी नरेगा, वेज डिसबर्समेंट, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे बेटा मेन हमारे क्या है? गवर्नमेंट के ऑपरेशंस है, ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है, मेन इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑफर पैरा बैंकिंग सर्विसेज जैसे लॉकर, कार्ड, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। पैरा बैंकिंग मतलब जो बैंकिंग की एक्स्ट्रा सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करती है। एक्ट एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटा फाइनेंस बैंक जो रूरल एरियाज में डेवलपमेंट का छोटे मोटे लोन देने का काम करता है। ठीक है जी। करंट क्या है फोकस? कंसोलिडेशन ऑफ बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करी जाए, एक्सपेंशन करा जाए इनटू अर्बन एरियाज में जहां पे परमिटेड हो, है ना, एक्सपेंड करा जाए। सपोर्ट गवर्नमेंट्स रूरल डेवलपमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की भी जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स है, यानी गवर्नमेंट भी जो रूरल एरियाज के लिए करती है उसके अंदर भी इसको कंट्रीब्यूट, इसका कंट्रीब्यूशन हो, इसका मेन पर्पस है। ठीक है ना। करंट फोकस समरी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। जो हमने पढ़ा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जो हमने पीछे पढ़ा इफ्की क्या है, सिडबी क्या है, आरआरबीज क्या है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा फटाफट रिकॉल करने के लिए एक समरी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लिया होगा। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इफ्की में क्या है? इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिडबी के एमएसएमई फाइनेंस के लिए है, और आरआरबी के रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। ठीक। चलो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बेटा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर प्राइवेट बैंक्स का होता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। कस्टमर सर्विसेज, इनोवेशन और डिजिटल बैंकिंग। प्राइवेट बैंक्स होते क्या है हमें पता तो है ही, है ना, तो उसके बारे में बात हो रही है बेटा। एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई पता है हमें। नोट के एचडीएफसी बैंक मर्ज विद एचडीएफसी बैंक इन 2013। बेटा ये एचडीएफसी लिमिटेड ये दूसरा है जो इंश्योरेंस वाला समथिंग है ना, वो एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हुआ 2023 में। एक लेटेस्ट अपडेट आपकी बुक में दी हुई है। रीसेंट ट्रेंड्स अगर देखें तो रेपो रेट इतना है, स्ट्रिक्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट नॉर्म्स। नॉन परफॉर्मिंग क्या होते हैं? जैसे कोई लोन से और लोगों ने नहीं दिए तो वो बैंक्स की नज़र में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं। ठीक है ना। डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। एडॉप्टेशन ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स, फिनटेक कोलैबोरेशन, मर्जर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड दिस, ये कुछ लेटेस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स है, लेटेस्ट ट्रेंड्स है जो बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिले। ठीक। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस। दे परफॉर्म रेगुलर बैंकिंग एक्टिविटीज, एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांट लोन्स, कलेक्ट फंड्स थ्रू शेयर्स। फोकस ऑन रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल सेक्टर्स। किस पे फोकस होता है इनका? इन सारे एरियाज पे, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल सेक्टर्स पे। ठीक है। चलो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। स्टार्टेड विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 टू प्रमोट थ्रिफ्ट एंड सेल्फ हेल्प अमंग द एग्रीकल्चरिस्ट आर्टिशंस। मेन जो कोऑपरेटिव बैंक्स का काम था वो था ही क्या? सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, मतलब वही रूरल एरियाज में आ गए, है ना, और आर्टिशंस हो गए, उनको हेल्प करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था 1912 का। 3 टायर स्ट्रक्चर था, प्राइमरी, सेंट्रल बैंक और प्रोविजनल बैंक। प्रोग्रेस वाज स्लो प्री इंडिपेंडेंस। बाय 1951 52 कोऑपरेटिव वाज ओनली 3.1% ऑफ द टोटल रूरल क्रेडिट। टोटल रूरल क्रेडिट का 3.1% ही कौन देता था? कोऑपरेटिव्स, है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स। टाइप्स देखते हैं कौन कौन से। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट कोऑपरेटिव और लैंड डेवलपमेंट बैंक है। नाम से पता लग रहा होगा। सेंट्रल कोऑपरेटिव क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करता है ना, लेंड्स टू प्राइमरी सेक्टर फॉर 1 to 3 years। फिर आता है स्टेट कोऑपरेटिव, एपेक्स बॉडीज इन कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर गेट रीफाइनेंस फ्रॉम आरबीआई एट कंसेशनल रेट। आरबीआई से इनको कंसेशनल रेट में मिलता है, फिर आगे लोन दे पाते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्या? ऑपरेट इन अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज नॉट एग्रीकल्चर, गेट रीफाइनेंस फ्रॉम आरबीआई फॉर हाउसिंग और स्मॉल फाइनेंस फॉर बिजनेस लोन्स। ठीक है जी। लैंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर डेवलपमेंट, रेगुलेटेड बाय नबार्ड, नॉट आरबीआई। नबार्ड जो एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली है ना, उसके थ्रू रेगुलेटेड है। नॉन बैंकिंग बेटा मैंने आपको बताया था, एनबीएफसी का अलग से टॉपिक है। ये वो कंपनीज, वो कॉर्पोरेशंस, वो कंपनी जो कि बैंक नहीं है पर इनका काम है फाइनेंस प्रोवाइड करने का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट अ बैंकिंग लाइसेंस, है ना, और कैनॉट एक्सेप्ट और डिमांड द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स, एक्सेप्ट कर सकते हैं। रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर ड्यू टू हाई क्रेडिट डिमांड एंड डाइवर्सिफाइड सर्विसेज। होता क्या है, कई जगहों पर बैंक्स जो नॉर्मल बैंक्स है वो हमारे लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहां पर एनबीएफसीज का रोल आ जाता है। समझ गए? जहां पे नॉर्मली बैंक्स लोन नहीं दे पाते वहां पे कौन देता है? एनबीएफसीज देती है। ठीक है। टाइप्स कौन कौन से देखो, आईसीसी, एचएफसी, आईएससी, ये सारे बेटा टाइप्स ऑफ हमारे पास वो है एनबीएफसीज है। आईसीसी क्या? इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, जिसके अंदर प्रिंसिपल बिजनेस के एसेट फाइनेंस, लोन, सिक्योरिटीज एंड एक्विजिशन।
HFC क्या है, हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर मोर देन 60% ऑफ द एसेट किसमें है, इसमें, और मोर देन 50% टू इंडिविजुअल्स। मतलब इन कंपनीज का, इन एनबीएफसीज का जो एसेट है, जो उनके पास फंड्स है, उसका मोर देन 60% किसमें होगा, हाउसिंग में, जो हाउसिंग फाइनेंस वाली होंगी, और 50% से ज्यादा किस लिए होगा, इंडिविजुअल्स के लिए। फिर आता है एफसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, 75% से ज्यादा एसेट किसमें होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग में। फिर आएगा आईडीएफसी एनबीएफसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये होता है रीफाइनेंस पोस्ट और सीओडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड टीओटी प्रोजेक्ट्स, मतलब इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेसिफिकली जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम होता है, उसमें फाइनेंस करना। फिर आता है सीआईसी यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, 90% से ज्यादा एसेट ग्रुप कंपनीज में, और इन्वेस्टमेंट में मोर देन 60% इक्विटी ऑफ द ग्रुप कंपनीज में। ठीक है, चलो। एनबीएफसी एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, 75% से ज्यादा होता है इसमें। एनबीएफसी फैक्टर में जो फैक्टरिंग कंपनी होती है, 50% से ज्यादा एसेट्स या इनकम फ्रॉम फैक्टरिंग बिजनेसेस। एमजीसी क्या होता है, मॉर्गेज गारंटी, मॉर्गेज तो समझते हो, जो कुछ गिरवी रखा जाता है, जैसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन होता है तो लैब बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो 90% से ज्यादा टर्नओवर या इनकम फ्रॉम दी मॉर्गेज गारंटी होता है। एसपीडी क्या है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, ऑथराइज टू डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स। बेटा ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको पहले बताया था, टेक्निकल टर्म्स है बहुत सारी, आप इसको एग्जाम पर्पस के लिए एज इट इज जितनी चीजें आप उसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो प्रैक्टिकली लाइफ में जब आप जाओगे तो ही आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकती है। थ्योरेटिकल पर्पस में आपको सिर्फ अपने एग्जाम पर्पस के लिए याद करके जा सकते हो भी, समझिए, क्योंकि जब तक आप इनको एक्चुअल में देखोगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा कि ये होता क्या है। राइट, चलो। ये भी एक एनबीएफसी है जो कि नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी है, होल्ड शेयर्स ऑफ द बैंक एंड अदर फाइनेंस कंपनीज इन द ग्रुप, ये दूसरे बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के शेयर्स होल्ड करती है। एनबीएफसी ए क्या है, अकाउंट एग्रीगेटर, जो कलेक्ट एंड कंसोलिडेट द कस्टमर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डज नॉट ओन द डेटा। एनबीएफसी पी2पी क्या है, पीयर टू पीयर लेंडिंग फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन इंटरमीडिएट फॉर लोन फैसिलिटेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, देखो ये जो एनबीएफसी की टाइप्स आपने इतनी सारी पढ़ी है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, मैं सीधा बोलूंगा। हाँ, थोड़े नाम आप पढ़ सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, वरना आपसे जो पूछा जाएगा वो होगा एनबीएफसी होती क्या, एनबीएफसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके फीचर्स क्या है, उसका काम क्या है ना, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, क्यों बनी, क्या बनी, और फिर आप टाइप्स में नाम मेंशन कर सकते हो, और एक दो की जो आपको डिटेल याद रहे वो आप लिख सकते हो। समझ गए, चलो। सर्विसेज ऑफर्ड बाय एनबीएफसी, हाँ ये क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे आपसे बेटा, क्या क्या है, पर्सनल, होम, व्हीकल, गोल्ड लोन, हर तरह के लोन, माइक्रो फाइनेंस देना, लीजिंग एंड हायर परचेज, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये इनके मेन काम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि एनबीएफसी का काम क्या होता है। ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी और बैंक, हाँ भाई, एक्सेप्ट कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट, नहीं कर सकते, बैंक्स कर सकते हैं। इशू कर सकते हैं चेक, एनबीएफसी नहीं कर सकती, ये कर सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम कुछ नहीं इनके अंदर होता है ना। रेगुलेशन कौन है इसके अंदर, आरबीआई, बट डिफरेंट नॉर्म्स, और आरबीआई के स्ट्रिक्ट प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ये भी आरबीआई के अंदर ही गवर्न होती है एनबीएफसी, पर थोड़े नॉर्म्स अलग है बैंक्स से, है ना, बैंक्स के मुकाबले अलग है। एनबीएफसी के कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट और इशू चेक्स, अभी हमने पढ़ा पीछे। क्लासिफाइड बाय एक्टिविटी एंड लायबिलिटी, इंपॉर्टेंट टाइप्स में एचएफसी, आईएफसी, ये सारे बेटा टाइप्स ऑफ वो जो मैंने पीछे लिस्ट पढ़ी हमने पूरी, दीज आर दी टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। रैपिड ग्रोथ ड्यू टू फ्लेक्सिबल लेंडिंग एंड नीश सर्विसेज, मतलब कि कुछ ऐसी सर्विसेज जहां पर नॉर्मल बैंक्स डील नहीं करते, वहां पर एनबीएफसीज लोन प्रोवाइड करता है और डील करता है, तो जिसकी वजह से इन्होंने फाइनेंस का जो एरिया है वो ब्रॉडर कर दिया काफी, है ना। चलो, बेसिक्स कैपिटल मार्केट इन इंडिया, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, 18th सेंचुरी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्योरिटी शुरू करी। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज ट्रेडिंग हुई बॉम्बे में एंड कैलकाटा, है ना। 1860-61 में अमेरिकन सिविल वॉर थी, कॉटन ट्रेड बूम हुआ, लेड टू फर्स्ट शेयर प्राइस बूम इन इंडिया, है ना। 1865 में क्या बबल बस्ट हुआ था, शार्प स्लंप इन द शेयर प्राइसेस। 1875 में नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन फॉर्मड अ बॉम्बे, प्रीकर्सर टू बीएससी, मतलब बीएससी से पहले थी जो, ठीक है, बाद में बनी थी बीएससी। तो 1927 में क्या हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होगी अंडर दी बॉम्बे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट 1925। 1990 के बाद क्या हुआ, ये तो लेटेस्ट आपको पता ही है, इकोनॉमिक लिबरेशन प्रोवाइडेड लास्टिंग ग्रोथ, मार्केट बिकम एफिशिएंट, लिक्विड एंड रेजिलिएंट। अब रेजिलियंस का मतलब क्या, सर्वाइव्ड एशियंस फाइनेंशियल क्राइसिस, इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन ईयर में, और टेपर टेंट्रम इन इस ईयर में, तो इसलिए रेजिलियंस बोला गया कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सर्वाइव कर चुके हैं। ठीक है बेटा, चलो। टाइप्स ऑफ शेयर्स, अब यहां से जो चैप्टर है ये बहुत स्मूथ हो जाता है इस वाले पार्ट से, क्योंकि इससे पहले तो थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन यहां से क्या है, मोस्टली सब बच्चों ने अकाउंट्स तो पढ़ा ही है मेरे ख्याल से, जो सीएस में एंटर कर रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं सारे, और कोई नहीं भी है अगर, तो बेटा उसने शेयर्स, अब इसने अकाउंट्स इसमें पढ़ा ही होगा, मतलब इस बारे अपने CSWT के कोर्स में आपका अकाउंट्स है, तो यहाँ पर आपके टाइप ऑफ शेयर जो भी होते हैं, जो आप अकाउंट से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, जो भी टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, उसके बारे में सारी चीजें ऑलमोस्ट बच्चों को पता होती है। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इक्विटी शेयर्स पता है बेटा, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी या कॉमन शेयर्स बोलते हैं, रिप्रेजेंट दी ओनरशिप। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हो, यानी कि आप उस कंपनी के ओनरशिप में पैसा लगा रहे हो, जितने भी शेयर्स आपने कंपनी के परचेज करे, उसका इक्विवेलेंट अमाउंट क्या माना जा रहा है कि आपकी ओनरशिप है कंपनी में, राइट।
करेक्टरिस्टिक क्या है? मैच्योरिटी, नो मैच्योरिटी एग्जिस्ट अंटिल कंपनी इज लिक्विडेटेड। जब तक कंपनी खत्म नहीं होती, आप कंपनी के, अगर कंपनी के शेयर आपके पास है तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, चाहे आपको लॉस में हो आपका शेयर या प्रॉफिट में, और आप शेयर होल्डर हो, ठीक है। क्लेम ऑन इनकम, रेजिडुअल क्लेम पेड आफ्टर दी प्रेफरेंस, ये तो आपको बताइए बेटा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रॉफिट जब होता है, फिर जो बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। असेट पे क्लेम, रेजिडुअल क्लेम आफ्टर क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट होते हैं, हाँ होते हैं, कंट्रोल भी होता है मैनेजमेंट के ऊपर, ओनर्स माने जाते हैं ना कंपनी के। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड टू द शेयर वैल्यू, शेयर की जितनी वैल्यू है वहां तक की आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उतनी ही आप क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। पता है मोस्टली बच्चों को तो बातें है ना। कंपनी के लिए क्या एडवांटेज है? परमानेंट कैपिटल है, कोई फिक्स डिविडेंड नहीं देना, नो चार्ज ऑन दी एसेट। कंपनी के पास क्या फायदा, जब प्रॉफिट होगा तो देना, नहीं होगा तो नहीं देना। इन्वेस्टर के लिए हायर डिविडेंड, अच्छे समय अच्छा डिविडेंड भी आता है, वोटिंग राइट मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है ना। डिसएडवांटेज क्या है कंपनी के लिए? डिविडेंड नॉट टैक्स डिडक्टेबल, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डाइल्यूशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कंपनी का कम होता है अगर लॉसेज में जाती है कंपनी, राइट। और टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, तो कंपनी को पहले डिविडेंड वगैरह देके फिर जो बचता है प्रॉफिट उस पर टैक्स देना पड़ता है, तो कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है टैक्स से भी पहले। टू इन्वेस्टर्स क्या है? इररेगुलर या अनसर्टेन डिविडेंड है, लास्ट क्लेम इन लिक्विडेटेड, प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस चेंज होना है, तो रिस्क तो पता ही है शेयर्स में क्या है भैया, कभी भी शेयर गिर जाए, प्राइस गिर जाए, लॉस हो जाए, कंपनी डिविडेंड दे ही ना, है ना। प्रेफरेंस शेयर बेटा, जब इनको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड और कैपिटल रिपेमेंट में, इक्विटी शेयर से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हाइब्रिड सिक्योरिटी है, मिक्स ऑफ डेट होता है क्योंकि फिक्स डिविडेंड है, इक्विटी भी है क्योंकि पार्ट ऑफ इक्विटी बेस भी है। क्लेम ले सकता है, फिक्स डिविडेंड है, पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस दी जा रही है तभी तो नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना। क्लेम्स ऑन एसेट, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी इन लिक्विडेशन अनलेस द पार्टिसिपेटिंग, जब तक पार्टिसिपेटिंग नहीं है तो क्या होगा? प्रायोरिटी मिलेगी इनको लिक्विडेशन पे, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, मर्ज होगी, खत्म होगी, तो प्रायोरिटी इनको दी जाएगी। वोटिंग राइट नहीं होता इनके पास नॉर्मली, एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज नॉर्मली वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होता बेटा। फायदा क्या है कंपनी के लिए? कोई कोलेटरल नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, फिक्स कमिटमेंट है, कोई वोटिंग राइट नहीं है। कंपनी के फायदे, इन्वेस्टर को फायदा, रेगुलर फिक्स इनकम, प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड कैपिटल रिपेमेंट, ये मजे हैं उसके, किसके? इन्वेस्टर के। डिसएडवांटेज क्या है कंपनी के लिए? कॉस्टलियर है डेट से ज्यादा, टैक्स का डिसएडवांटेज यहां पर भी है, टैक्स नॉट डिडक्टेबल, जो इक्विटी था वही इसमें था। टू इन्वेस्टर के लोअर डिविडेंड वर्सेस इक्विटी, नो वोटिंग राइट्स, नो चार्ज ऑन दी, अब फिक्स मिल रहा है ना, तो अगर ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो भी फिक्स मिलेगा, पर वहां इक्विटी शेयर वाला मजे ले जाएगा क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट में उसको ज्यादा मिल जाएगा, पर प्रेफरेंस वालों को फिक्स ही मिलेगा, है ना, तो ये नुकसान है। टाइप्स क्या होते हैं बेटा? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, सबके नाम मोस्टली बच्चों को पता ही है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्यूमुलेटिव मतलब अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट एंड आर पेड लेटर, क्यूमुलेट हो जाता है, आपने क्लेम नहीं करा, कंपनी के पास इकट्ठा होता रहता है, बाद में एक साथ क्लेम कर लो। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब अनपेड डिविडेंड लैप्स कर जाता है, ले लिया तो ले लिया, नहीं तो भूल जाओ। कन्वर्टिबल क्या है? जिसको आप बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टिबल क्या है? कन्वर्ट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेंट क्या है? शेयर्स इन सरप्लस, जो सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो अपने पार्टिसिपेटिंग हो गए। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है? जिनको सिर्फ फिक्स मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा उसके ऊपर नहीं मिलेगा। रिडीमेबल क्या है? जो रीपेमेंट हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, 20 से 30 साल माना जाता है। और इरिडेबल क्या है? नॉट अलाउड, अभी तक कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 में इरिडेबल प्रेफरेंस नहीं होते, रिडीमेबल ही होंगे, उनकी एक मेच्योरिटी होगी कि एक सर्टेन टाइम के बाद दे विल बी रिडीम्ड, ठीक है। जैसे इक्विटी शेयर्स में तो लाइफ टाइम वाली केस होती है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, प्रेफरेंस शेयर्स में दे कैन नॉट बी इरिडेबल, उनकी एक लाइफ फिक्स होगी मेच्योरिटी की कि इस दिन ये रिडीम हो जाएंगे, ठीक है जी। डिवेंचर्स क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट, डिवेंचर्स आर बेसिकली द लोन जो कंपनी पब्लिक से लेती है, लाइक बॉन्ड्स, है ना, वैसे ही डिवेंचर्स है। इशूड बाय द कंपनी टू रेज द लॉन्ग टर्म फंड्स। डिवेंचर होल्डर्स के क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, अगर आपने किसी कंपनी के डिवेंचर में पैसा लगाया है तो कंपनी के लिए आप क्रेडिटर हो, कंपनी को आपको चुकाना है पैसा, है ना। फीचर्स की बात करें, मेच्योरिटी हैव अ फिक्स्ड रीपेमेंट डेट, क्लेम्स ऑन इनकम, फिक्स्ड इंटरेस्ट, लीगल ऑब्लिगेशन इवन इफ लॉस के केस में भैया लोन लिया ना तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा फिक्स, चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना हो। क्लेम ऑन असेट के ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी शेयर होल्डर से लिक्विडेशन के केस में, वोटिंग राइट तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ओनर नहीं होते ना, वोटिंग राइट का कोई मतलब नहीं है। एडवांटेज क्या है कंपनी के लिए? लोअर कॉस्ट इक्विटी की, टैक्स डिडक्टेबल भी होता है, नो डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रोल, टू इन्वेस्टर सेफ होता है, फिक्स इनकम होती है, सिक्योर डेफिनेट मेच्योरिटी, ठीक है जी। और डिसएडवांटेज क्या है कंपनी के लिए? लीगल ऑब्लिगेशन बन गई कंपनी के लिए, अगर कंपनी का लॉस भी हो रहा है तो उनको देना ही पड़ेगा। रेड्यूसेस दी क्रेडिट वर्दीनेस, जितना अगर कंपनी टाइम से पे नहीं करेगी तो कंपनी की क्रेडिट लिमिट समझ लो ब्लॉक हो जाती है ना। इन्वेस्टर कोई वोटिंग राइट नहीं है, कोई शेयर नहीं मिलेगा, सरप्लस में प्राइस फ्लक्चुएशन का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट रेट तो उतना ही रहेगा जो है, ठीक है जी। टाइप्स कौन से? कन्वर्टेबल, सिक्योरिटी, टेन्योर और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। कन्वर्टिबिलिटी क्या है? नॉन कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, फुली कन्वर्टेबल और ऑप्शनली कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब इनटू शेयर्स, या तो पूरे तरीके से होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे, या मर्जी से होंगे, या फिर मैंडेटरी होंगे कि होंगे नहीं होने, है ना। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योर्ड होंगे ऑन चार्ज ऑन दी एसेट, या अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं कि कंपनी ने उनके लिए कोई सिक्योरिटी भी क्रिएट करी है कि अगर कंपनी नहीं दे पाई तो यहाँ से पे हो जाएगा, या फिर अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। टेन्योर क्या है? रिडीमेबल, फिक्स मेच्योरिटी है, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं जहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में क्या? रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जो सर्टिफिकेट पे नाम होगा, बियरर हो सकते हैं यानी कि ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, दोनों तरह के हो सकते हैं डिबेंचर्स,
ठीक है, ये ऑन द बेसिस है जिसके बेसिस पर अलग अलग टाइप्स और डिबेंचर्स हैं। ठीक है बेटा, सारे अकाउंट्स के टॉपिक्स हैं। की डिफरेंस क्या है बेटा तीनों में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारी बातें हम कर चुके हैं, ये सब बातें हम कर चुके हैं बेटा, पढ़ लो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो आई होप ले लिया होगा। नाउ मेमोरी ट्रिप्स क्या बेटा, इक्विटी ओनर्स हैं, वोटिंग प्लस वेरिएबल डिविडेंड, प्रेफरेंस में क्या हाइब्रिड होता है, फिक्स्ड प्लस प्रायोरिटी मिलता है, डिवेंचर में क्रेडिटर्स होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट होता है और सिक्योरिटी होती है। की एक्ट्स एंड ईयर्स फटाफट से, 1875 1927 में क्या हुआ, नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स आया, 1927 में बीएससी को रिकॉग्नाइज करा गया, कंपनीज एक्ट 2013 में नो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड, ये सारी बातें हमने पीछे पढ़ी है, फटाफट रिकॉल हो रही है। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन टू एमएसएमईज। अब जो हमने एमएसएमई बीच में एक नाम पढ़ा था याद है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम एंटरप्राइज ये छोटी मोटी एंटरप्राइज है बेटा, जिनके अंदर इनको एनकरेज करा जाता है कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, और इसलिए ताकि इनको बड़ी कंपनी जो है वो इनको डोमिनेट ना कर दे, खाना जाए इनको, तो कुछ रिजर्व भी दिए जाते हैं। तो देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम लिखा ही हुआ था। सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रीब्यूट 30% ऑफ द जीडीपी, अकाउंट्स फॉर ओवर 45% ऑफ द एक्सपोर्ट्स में इनका कंट्रीब्यूशन है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहां पर मिल जाती है एमएसएमईज में। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड ग्रोथ को भी इंक्लूड करा जाता है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एमएसएमईज रिप्रेजेंट 90% ऑफ द एंटरप्राइज एंड ओवर 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड। 50% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड में और 90% ऑफ दी ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइज एमएसएमईज में देखी जाती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, गवर्नड बाय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है 2006 का, एमएसएमई एक्ट बोलते हैं शॉर्ट में, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। क्राइटेरिया क्या है, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। ठीक है जी, माइक्रो स्मॉल और मीडियम की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है बेटा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर 2.5 करोड़ या उससे कम है तो माइक्रो है, और एनुअल टर्नओवर होगी 10 करोड़ से कम तो ये माइक्रो कैटेगरी है। स्मॉल क्या है, जो 25 करोड़ होगा। ठीक है जी, स्मॉल क्या बेटा, जो 25 करोड़ होगा, 25 करोड़ होगा तो स्मॉल, और टर्नओवर होगी 100 करोड़ से कम। फिर मीडियम क्या बेटा, 500 करोड़ के पास पहुंच गई जब मोर देन 500 करोड़ और 500 करोड़ से एनुअल टर्नओवर होगी। तो ये बेटा अमाउंट्स की क्लासिफिकेशन है जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिए आपको याद रखने। ठीक है ना, चलो जी, ऊपर आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ऑर्गेनाइजेशन जो एमएसएमईज होती है उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, एक सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन का कि हाँ एक ऑथराइज हो गया कि दे आर एमएसएमईज। तो लॉन्च हुआ इस डेट को, फीचर के फ्री पेपरलेस सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है कि सेल्फ डिक्लेरेशन होते हैं कि यस वी आर दी एमएसएमई, नो डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वायर्ड, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं, सिर्फ डिटेल डालनी है, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, राइट। माइग्रेट्स अर्लियर रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार EM1 टू न्यू सिस्टम में हो चुका है ये। उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म में लॉन्च नवंबर 11 2023, एम्स टू ब्रिंग इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज इनटू द फॉर्मल सेक्टर। पर्पस क्या था, देखो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन गया ना प्रॉपर, तो एक अनऑर्गेनाइज से इनफॉर्मल से फॉर्मल में आ गई, राइट। एनेबल्स द एक्सेस टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बेनिफिट्स, प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, मतलब इनको लोन्स के बेनिफिट भी मिल जाते हैं। ठीक है ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है बेटा, एक तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये कुछ स्कीम्स है एमएसएमईज के लिए जो गवर्नमेंट ने करी है इनको एनकरेज करने के लिए। लॉन्च कब हुई थी, 2023 में, देखो अनाउंस इन बजट 23-24 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट आर्टिशंस क्राफ्ट पीपल टू इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, इंटीग्रेट इनटू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ताकि उनको और इंटरनेशनल लेवल पर भी हर जगह पर इंक्लूड करा जा सके। ठीक है ना, और उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो सके। बेनिफिट क्या है, एनहांसेस द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP नाम सुना होगा आपने, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइजेज इन द नॉन फार्म सेक्टर, फार्म के अलावा, है ना। मर्जन मनी सब्सिडी प्रोवाइडेड ऑन द बैंक लोन्स। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख, सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख, ये बेटा मैक्सिमम प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। ठीक है बच्चों, चलो। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर एमएसई नोटिफाइड 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। मैंडेट क्या हुआ, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट CPSE मस्ट प्रोक्योर 25% फॉर न्यू एमएसएमई। ठीक है, एक परसेंटेज बता दिए कि इतना तो कम से कम इनसे प्रोक्योर करना ही है। रिजर्वेशन क्या था, 4% फॉर SC/ST ओन्ड एमएसएमई, 3% फॉर वुमेन ओन्ड एमएसई, और 358 आइटम्स एक्सक्लूसिवली रिजर्व। मैंने बताया था ना, कुछ कैटेगरी रिजर्व कर दी गई है कि भैया ये आइटम्स अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में आते हो, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज में आते हो, तो आप ही बना सकते हो, कोई और बड़ी एंटरप्राइज बना के आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगी, समझ, क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, तो आपको डोमिनेट कर सकते हैं। पर नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व कर दिया गया है कि ये वाले कुछ आइटम्स है ये आप ही बनाओगे, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगी। ठीक है जी, चलो। डिजाइनिंग पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज, नीति आयोग के अंदर क्या दिला गया, की चैलेंज, लिमिटेड एक्सेस टू टेलर्ड फाइनेंस, लो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बेटा,
इनएडिक्वेट R&D सपोर्ट, ये दिक्कत है जो हमने देखी कि MSMEs के अंदर, नीति आयोग के अंदर पहचानी कि ये दिक्कतें आती है, ठीक है ना, मीडियम एंटरप्राइजेस को। इनएडिक्वेट R&D, लैक ऑफ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल मिसमैच, ये सब प्रॉब्लम्स नीति आयोग के अंदर आइडेंटिफाई हुई जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। पॉलिसी फ्रेमवर्क 6 एरियाज थे हमारे पास, टेलर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, R&D प्रमोशन, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टम स्किल और सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्शन। तो बेसिकली जो हमने चैलेंजेस आइडेंटिफाई करे उसी के बेसिस पर हमने प्रायोरिटी एरियाज बनाए, ठीक है ना, जिन एरियाज में वर्क करके हमने मीडियम एंटरप्राइजेस को इंप्रूव किया। सबसे पहले टेलर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन, प्रॉपर फाइनेंशियल सॉल्यूशन, वर्किंग कैपिटल स्कीम लिंक्ड टू टर्नओवर, 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड, फास्टर डिसबर्सल, प्रोसेस फास्ट कर दिया थोड़ा है ना, जिससे फाइनेंस में उनको हेल्प हो गई। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, अपग्रेड द टेक्नोलॉजी सेंटर, इंडिया स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस 4.0 कॉम्पिटेंस सेंटर। R&D प्रमोशन, यानी उनको जो रिसर्च सेल था उसको इंप्रूव करा गया। यूज सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड फॉर क्लस्टर प्रोजेक्ट्स, अब गवर्नमेंट ने अपने फंड्स भी प्रोवाइड करे उसमें। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप्ड सेक्टर स्पेसिफिक टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट फैसिलिटीज, डेवलप्ड सेक्टर स्पेसिफिक टेस्टिंग और सर्टिफिकेट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी। कस्टम स्किल डेवलपमेंट, अलाइन स्किल प्रोग्राम विद एंटरप्राइजेज नीड्स एंड इंटीग्रेट इनटू ESDP में इंटीग्रेट करके। सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल बनाया गया, क्रिएट द सब पोर्टल ऑन उद्यम विद AI असिस्टेंस फॉर स्कीम डिस्कवरी एंड कंप्लायंस। AI की हेल्प से प्रॉपर एक पोर्टल बनाया गया जहां पर जाके लोग इसके ऊपर पूरा वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, एक सब पोर्टल बनाया गया। विजन क्या बेटा, ट्रांसफॉर्म मीडिया एंटरप्राइज इनटू द ग्रोथ इंजन फॉर विकसित भारत 2047 तक का एक विजन है कि इनको एक बहुत अच्छा ग्रोथ इंजन बनाया जा सके MSME को। प्रमोट इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट दी ग्रोथ, ठीक है, बात समझ आई बेटा, एक सेकेंड, ठीक है। विजन क्लियर, ये विजन था नीति आयोग के अंडर जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखा गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स बेटा। बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे हमने फटाफट से रिकॉल कर लिए। एक बार आप जाके अगर डिटेल में किसी बच्चे को समझना है तो बेटा आराम सीरीज में भी देख सकते हो, लेकिन यहां पर हमने रिवीजन के तौर पर एक बार सारी की सारी फाइनेंशियल मार्केट बढ़िया तरीके से एक बार कवर कर दी है। तो आई होप चैप्टर इज क्लियर, तैयारी ताबड़तोड़ चल रही है। पेपर बेटा अच्छे से देके आना है, बढ़िया तरीके से अच्छे से लिखना है, लिखने में कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी। जितने पॉइंट्स आप किसी भी मार्केट के किसी भी टॉपिक के पढ़ोगे पूरा उसको लिख के आ जाना बेटा अच्छे से, पॉइंट वाइज। डिफरेंस आएगा तो टेबल वाइज, समझ गए, टेबल जरूर बनाना है। डिफरेंस में कोई भी टॉपिक आता है पॉइंट्स वाइज जरूर बनाना, बुलेट पॉइंट्स आप बनाओगे, पॉइंट वाइज आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।